हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, आज हम इसके बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 का ऑनलाइन मोड में होगा। तो आज हम बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये हमारा बहुविकल्पी टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा पार्ट 7 है। तो इसके पहले के सारे पार्ट सिक्स तक हमने करा दिया है, तो ये हमारा पार्ट 7 है आज। तो इसमें देखिए, जितने क्वेश्चन हमने बता दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट थे, तो ये भी उसी टाइप से भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को देखने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर की जितने भी ब्रांचेज हैं, जैसे कि सिविल हुई या फिर इलेक्ट्रिकल हुई या फिर मैकेनिकल या फिर अदर ब्रांच है, उससे संबंधित जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये वाला, और एक आपका मान लीजिए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल मान लीजिए, या फिर मैथ है, फिजिक्स, या फिर मतलब जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई वीडियो की जो नोटिफिकेशन हो आपसे छूट ना पाए। और बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, तो पार्ट 7 में हमने 103 से क्वेश्चन को लिया है। देखिए क्या है कि लीकेज धारा का मान जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड के लिए होता है। तो देखिए, लीकेज धारा का मान होता है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे लीकेज जो धारा होती है पहले आप समझ लीजिए, और जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए इसका मान क्या होता है। देखिए जो क्या कहते हैं, डायोड होता है हमारा इस प्रकार से। जो हमारा डायोड होता है जिसमें पी एन संधि होती है, पी एन संधि को मिला करके डायोड बनाया जाता है। तो इसमें एक लीकेज धारा होती है। तो उस धारा का मान जो होता है मतलब क्या कहते हैं कि उस धारा का मान माइक्रो एम्पियर और न्यू एम्पियर और माइक्रो एम्पियर होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए। तो यहाँ पे जो 103 क्वेश्चन नंबर है उसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और कुछ कुछ हमारे दोस्त थे, वो कह रहे थे कि सर आप मतलब टिक लगा कर क्यों बताते हैं। तो देखिए अभी हम देखिए अभी आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 104 पे बढ़ेंगे तो यहाँ से टिक हट जाता है। जैसे हमने टिक लगाया तो हट जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं पहले से, ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। तो इसलिए सारे टिक पहले से लगाए रहते हैं, ताकि जो है हम जब वीडियो बनाएं तो उसमें बताते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब जैसे हमने 103 बता दिया कि लीकेज धारा का जो मान जर्मेनियम और सिलिकॉन का होता है न्यू एम्पियर और माइक्रो एम्पियर होता है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे जैसे मान ली टिक नहीं लगाया है, तो यहाँ पे सी पे हमने टिक लगाया। अब जैसे हम 104 बताने के लिए तैयार हुए, तो यहाँ पे देखिए हम इसको पहले मिटा देते हैं इस प्रकार से, मतलब हटाते हैं तभी तो आगे हम बढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा हट जाता है। तो इसीलिए हम पहले से टिक लगा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और क्वेश्चन नंबर देखिए 104 की तरफ देखिए क्या है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी का अर्ध तरंग दृष्टिकारी तथा पूर्व तरंग दृष्टिकारी की दक्षता होती है। देखिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी हमारी अर्ध तरंग होती है और एक पूर्व तरंग होती है। इसमें हम जैसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी में एक डायोड का यूज करके क्या करते हैं, हम धारा को एसी एसी धारा जो हमारी होती है उसको हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी में, जिसमें हम एक डायोड का यूज करते हैं। और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्या करते हैं, हम इसमें दो डायोड का यूज करते हैं और ऐसी धारा को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें देखिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी में क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बन सकता है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में कितने डायोडों का यूज किया जाता है। तो एक डायोड का यूज करेंगे। और क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कितने डायोडों का हम यूज करते हैं, तो दो डायोडों का यूज करते हैं। तो आप ये देखिए दो क्वेश्चन आपको हमने एक्स्ट्रा बता दिया कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में एक डायोड का यूज करते हैं और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दो डायोड का यूज करते हैं। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए दक्षता की बात किया है कि अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता होती है। तो देखिए जो अर्ध तरंग हमारा होता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी जो होता है उसकी दक्षता क्या होती है, 40.6% होती है। जबकि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो होता है उसकी जो दक्षता होती है 81.2% होती है। तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और इसके साथ जो हमने दो क्वेश्चन बताया कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में हम एक डायोड का यूज करते हैं, जबकि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दो डायोड का यूज करते हैं, इसको भी याद करते चलिएगा। और थोड़ा सा और इसमें बता दें, तो आपको थोड़ा सा और बता दें कि इसमें जो क्या कहते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी का RMS का सूत्र होता है, वर्ग माध्य का सूत्र होता है। यहाँ पे जो सूत्र होता है वहाँ पे V0/2 होता है। और इसमें क्या होता है, 2V0/√2 होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में। सॉरी, 2 नहीं होता है, V0/√2 होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में। तो RMS का फार्मूला याद रखिएगा कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में क्या होता है, V0/2 होता है, जबकि इसमें क्या होता है
V0/√2 होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में। तो आपका यहाँ से 4 क्वेश्चन और मिल गया, मतलब 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपने बताया, तो आप इसको भी अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। बाकी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। देखिए क्या है कि अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आउटपुट डीसी का रिपेल फैक्टर क्रमशः होते हैं। तो देखिए जो अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है उसका जो रिपेल फैक्टर होता है, रिपेल फैक्टर का मतलब समझते हैं कि जिससे क्या होता है, हम आपको बताएं कि जब क्या करता है हमारा अर्ध तरंग दृष्टिकारी जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो पूरा डीसी में ये कन्वर्ट नहीं करता है। क्या करता है, डीसी के साथ साथ थोड़ा सा रिपेल आ जाता है, मतलब एक प्रकार का रिपेल आ जाता है, इसमें रिपेल धारा आ जाती है। तो जो मतलब डीसी के साथ क्या होता है, एक रिपेल धारा आ जाती है, तो उसका जो फैक्टर होता है कितना होता है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो रिपेल आशा करते समझ में आया होगा कि रिपेल क्या होता है, कि जब हम एसी धारा को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ रिपेल आ जाता है। तो वही जो रिपेल आता है उसका क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फैक्टर पूछ रहा है कि रिपेल फैक्टर क्या होता है। तो देखिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी में जो रिपेल फैक्टर आता है मतलब 1.21 फैक्टर इसका होता है, और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 0.42 फैक्टर होता है। मतलब कहने का मतलब यह है, यहाँ से रिपेल का तात्पर्य, रिपेल फैक्टर से तात्पर्य है कि यदि हम 1.21 फैक्टर अर्ध तरंग दृष्टिकारी में रिपेल आता है तो मतलब धारा कम बहेगी, यानी डीसी धारा जो है कम उत्पन्न होगी। और जबकि यहाँ पे 0.42 आ रहा है मतलब रिपेल कम आ रहा है, तो मतलब धारा क्या हो जाएगी, डीसी धारा क्या हो जाएगी, ज़्यादा बहेगी, मतलब ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से रिपेल का काम होता है। और बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिए क्या है कि बेज दृष्टिकारी में प्रयुक्त डायोडों की संख्या है। तो बेज दृष्टिकारी जो होता है उसमें प्रयुक्त डायोडों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ से 4 होती है। तो आपको बताते चले कि ब्रिज दृष्टिकारी क्या होता है। देखिए जो एसी धारा हमारी होती है उसको यदि हम डीसी में कन्वर्ट करें तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, डायोड का यूज करते हैं। तो डायोड को हम कई तरीके से यूज करते हैं। जब हम एक डायोड का यूज करते हैं तो उसे हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। जब दो डायोडों का यूज करते हैं तो उसे हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। जब यहीं पे हम 4 डायोडों का यूज करके धारा को, एसी धारा को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम ब्रिज दृष्टिकारी कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रिज दृष्टिकारी में डायोडों की संख्या पूछा था तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अभी यहीं पे अर्ध तरंग पूछ लेता तो 1 हो जाता, यहीं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पूछ लेता तो डायोड की संख्या क्या हो जाती है, यहाँ पे 2 हो जाता बस। तो इतना आप याद करते चलिएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ, 107 की तरफ। तो आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए 107 क्या है कि रिपेल कम करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों रिपेल जो होता है, हमने बताया कि रिपेल क्या होता है कि जब हम एसी धारा को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो साथ साथ में एक रिपेल आ जाता है। तो इस रिपेल को कम करने के लिए हम फिल्टर करते हैं। मतलब फिल्टर करने का मतलब कि जो हमारा दृष्टिकारी होता है उसमें यदि हम संधारित्र को जोड़ दें या फिर प्रेरक को जोड़ देते हैं तो जो रिपेल होता है, जो रिपेल उत्पन्न होता है डीसी धारा के साथ, वो कम हो जाता है। तो मतलब हम रिपेल को ख़त्म तो नहीं कर सकते पर हाँ ये हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं रिपेल को। रिपेल देखिए क्या होती है, एक प्रकार से एसी धारा होती है। रिपेल क्या होती है, एक प्रकार से अल्टरनेटिव करंट होता है। तो उस अल्टरनेटिव करंट यानी रिपेल को कम करने के लिए हम संधारित्र का यूज करते हैं, और संधारित्र का जो यूज करते हैं वो विधि जो कहलाती है फिल्टर कहलाती है। यानी फिल्टर में हम संधारित्र का यूज करते हैं और प्रेरक का यूज करके हम फिल्टर करते हैं। तो रिपेल कम करने के लिए प्रयुक्त क्या करते हैं, हम फिल्टर को प्रयुक्त करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं 107 का क्वेश्चन अब भी आपको समझ में आया होगा कि 107 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और प्रवर्धक का यूज करेंगे, दोलित का भी नहीं करेंगे, और दृष्टिकारी का भी नहीं करेंगे, सारी चीज़ का यूज नहीं करेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 108 देखिए क्या है कि वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जीनर डायोड का। यदि आप चैप्टर नंबर 1 जो इसका बेसिक चैप्टर है कि क्या कहते हैं डायोड के बारे में, सेमीकंडक्टर डायोड जो चैप्टर है, यदि आप इसको पढ़े होंगे तो उसमें जीनर डायोड, फोटो इलेक्ट्रिक डायोड और एलईडी ये सब सारी चीज़ें मिली होंगी। तो जीनर डायोड का हम प्रयोग करते हैं किस रूप में, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं। फोटो डायोड का तो नहीं करते हैं, और टनल डायोड का भी नहीं करेंगे, एलईडी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे किसका करेंगे दोस्तों, जीनर डायोड का प्रयोग करेंगे। तो आशा करते हैं यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। देखिए क्या है कि 2 जीनर डायोडों की ब्रेक डाउन वोल्टेज क्रमशः 2 ओम और 20 ओम है। 2 जीनर डायोडों की ब्रेक डाउन वोल्टेज क्रमशः 2 वोल्ट है तथा 20 वोल्ट है। इनमें किस प्रकार का ब्रेकडाउन होगा। तो देखिए जीनर डायोड का ब्रेकडाउन दिया गया है 2 वोल्ट और 20 वोल्ट।
और पूछ रहा है कि किस प्रकार का ब्रेकडाउन होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जीनर और एवलांच ब्रेकडाउन होगा। इसमें कौन सा ब्रेकडाउन होगा? जीनर और एवलांच ब्रेकडाउन होगा। तो यदि आप जीनर डायोड की थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर और बेहतर समझ में आएगा कि जब क्या कहते हैं ब्रेकडाउन 2 वोल्ट होता है, 20 वोल्ट होता है, तो जो हमारा ब्रेकडाउन बनता है जीनर और एवलांच ब्रेकडाउन बनता है। आशा करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बढ़ते हैं 110 क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि किस प्रकार के डायोड में निगेटिव प्रतिरोध अभिलक्षण होते हैं। देखिए किस प्रकार के डायोड में हम निगेटिव प्रतिरोध अभिलक्षण होते हैं। तो जो हमारा टनल डायोड होता है उसमें निगेटिव प्रतिरोध अभिलक्षण होते हैं। तो आप जब क्या कहते हैं टनल डायोड के बारे में पढ़ेंगे तो एक चीज़ समझ में आएगा कि कैसे क्या कहते हैं निगेटिव प्रतिरोध अभिलक्षण होता है। तो यहाँ से वैसे फिलहाल समझ लीजिए कि यहाँ पे जो डायोड में निगेटिव प्रतिरोध अभिलक्षण होते हैं वो केवल टनल डायोड के कारण होते हैं, और एलईडी के कारण तो होगा नहीं, फोटो डायोड का कारण भी नहीं होगा, और जीनर डायोड का कारण भी नहीं होगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। देखिए क्या है। तो देखिए 111 हमारा क्या है यहाँ पे। देखिए कि इंडिकेटरों में प्रयुक्त होते हैं। तो इंडिकेटरों में हम क्या प्रयुक्त करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इंडिकेटर में हम ना जीनर डायोड का यूज करते हैं, ना ही फोटो डायोड का यूज करते हैं, ना ही टनल डायोड का यूज करते हैं। यहाँ पे हम एलईडी का यूज करते हैं। एलईडी आप जानते हैं कि लाइट इमिटिंग डायोड। तो यहाँ से एलईडी से देखिए यहाँ से क्वेश्चन और बन गया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन गया। और एलईडी का यूज कहाँ पे करते हैं? इंडिकेटरों में करते हैं। या फिर इंडिकेटरों में किसका यूज करते हैं हम? एलईडी का। अच्छा देखिए इंडिकेटर आप बाइक चलाते होंगे तो आपको पता है कि हम इंडिकेटर यूज करते हैं पासिंग के लिए। तो वही जो इंडिकेटर हम यूज करते हैं एलईडी का वो बना होता है। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या है कि प्रकाश नियंत्रित स्विचों में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए प्रकाश नियंत्रित जो हमारा स्विच होता है उसमें हम फोटो डायोड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फोटो डायोड का। तो एलईडी का पता ही है कि इंडिकेटर में करते हैं इसका, और टनल डायोड का तो नहीं करते हैं, जीनर डायोड का भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रकाश नियंत्रित स्विचों में प्रयुक्त जो होते हैं फोटो डायोड यूज होते हैं। और बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि पावर सप्लाई से प्राप्त डीसी आउटपुट वोल्टेज। जो पावर सप्लाई से प्राप्त डीसी आउटपुट वोल्टेज होता है फिल्टर संधारित्र का मान बढ़ने पर बढ़ती है तथा लोड धारा बढ़ने पर घटती है। देखिए फिल्टर संधारित्र का मान बढ़ने पर बढ़ेगी, क्योंकि देखिए हमने क्या बताया था कि जब क्या कहते हैं एसी धारा जो होती है डीसी में कन्वर्ट होती है तो इसके साथ साथ क्या आता है, साथ में एक क्या कहते हैं रिपेल आ जाता है। क्या आ जाता है? रिपेल आ जाता है। तो जो रिपेल आता है वो एक प्रकार से एसी धारा होती है। तो इस रिपेल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? फिल्टर का यूज करते हैं। तो जब फिल्टर का यूज करेंगे तो ये रिपेल पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब पूरा तो नहीं ख़त्म होगा पर थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे हमारा डीसी धारा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पावर सप्लाई से प्राप्त जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है फिल्टर संधारित्र का मान बढ़ने पर बढ़ता है। यानी कि फिल्टर संधारित्र अगर लगा देंगे तो मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा तथा लोड धारा का मान इसमें क्या हो जाएगा? घटेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज पर फिल्टर संधारित्र का मान बढ़ने पर बढ़ती है तथा लोड धारा बढ़ने पर घटती है। तो यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी फिल्टर संधारित्र का मान बढ़ने पर घटती है तथा लोड धारा बढ़ने पर बढ़ती है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। फिल्टर संधारित्र तथा लोड धारा दोनों के बढ़ने पर बढ़ती है, ये भी गलत हो जाएगा। फिल्टर संधारित्र तथा लोड धारा दोनों के बढ़ने पर बढ़ती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए 113 का सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। देखिए क्या है, यानी कि 114 की तरफ देखिए क्या है कि एक अर्ध तरंग दृष्टिकृत साइन वेव की शिखर वोल्टता। तो शिखर वोल्टता का मान 10 वोल्ट दिया गया है, इसका औसत मान और आरएमएस ज्ञात करना है। तो हमने औसत मान का फार्मूला देखिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दो प्रकार का होता है। अर्ध तरंग में जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? आई बराबर औसत मान के लिए I0 अपान पाई होता है। देखिए औसत के लिए आई बराबर I0 अपान पाई होता है। तो यहाँ पे I0 का वैल्यू क्या दिया गया है? शिखर वोल्ट का क्या दिया गया है? 10 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे अगर 10 वोल्ट रखेंगे तो 10 अपान पाई आ जाएगा। तो 10 अपान पाई देखिए ऑप्शन सी में दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बारी बारी से पूछा है ना कि इसका औसत मान। तो औसत मान पहले पूछा है 10 अपान पाई। देखिए यहाँ पे ए वाले में दिख रहा है और सी वाले में दिख रहा है। चलिए ए और सी को ले लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए।
तो हम हमारा 10/5 पाई वोल्ट ए में भी दिखा और सी में भी दिखा। अब चलिए RMS ज्ञात कर लेते हैं, किसके लिए, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए। तो देखिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए जो RMS होता है, यानी कि V बराबर होता है V0 अपान या फिर I0 अपान 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे जो वोल्ट शिखर वोल्टता दी गई है 10 वोल्ट दिया गया है, 10 रखेंगे और दूसरे को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी का RMS का V0 अपान 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 5 इसमें तो है नहीं, तो इसमें है, यानी कि इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और क्या कहते हैं, ऑप्शन ए वाला और बी वाला और डी वाला सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हो। और यदि देखिए यदि यहीं पे क्या कहता कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पूछ लेता, तो थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पूछ लेता तो ऑप्शन सी ना सही होकर के कौन सा सही हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता, सॉरी ऑप्शन डी नहीं होता, यहाँ पे कौन सा हो जाता, ऑप्शन ए सही हो जाता। तो इसीलिए नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं सही होता, क्योंकि यहाँ पे 2 सही है। तो यहाँ पे अगर 2 का गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20/पाई और 10/√2, यानी कि यहाँ पे अगर 20 होता तो ऑप्शन ए सही हो जाता। जब कब, जब यहाँ पे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पूछता है, क्योंकि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का फार्मूला अलग होता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी का फार्मूला अलग होता है। तो यहाँ से इसका जो है क्वेश्चन नंबर 114 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं 115 की तरफ। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन लगाने में समझने में मज़ा आ रहा है। और बाकी जितने क्वेश्चन बता दे रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन्हीं को आप तैयार कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में जब जिस दिन बैठेंगे पेपर देंगे तो आपको क्वेश्चन तो नज़र ही आएगा। तो इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा, हम जब सारी किताबें पढ़ेंगे तो यहीं से तो हमारा क्वेश्चन आएगा, कहीं बाहर से तो आएगा नहीं। सारे क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक दिए गए हैं, जो हमारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, चैप्टर दिए गए हैं, वहीं से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हम सारे क्वेश्चन उसी चैप्टर से निकाले हैं, निकाल करके आपको दे रहे हैं। तो कहीं बाहर से तो आना नहीं है। तो इसीलिए आप एकदम इत्मीनान होकर के, मतलब धैर्य के साथ पढ़िए और अच्छे नंबर लेकर के। देखिए क्या है 115 वाला कि एक इलेक्ट्रिक फार्मर कन्वर्ट करता है। तो जो देखिए एक इलेक्ट्रिक फार्मर होता है, जो दृष्टिकारी होता है, वो AC को DC में कन्वर्ट करता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। तो यहाँ पे AC को DC में कन्वर्ट कर देगा। और बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 116 क्या है कि जीनर डायोड में, जो हमारा जीनर डायोड होता है, P व N क्षेत्र दोनों अधिक डोपिंग करते हैं। तो देखिए डायोड कई प्रकार के होते हैं, जीनर डायोड, फोटो इलेक्ट्रिक डायोड, तो LED डायोड, तो इस प्रकार के सब डायोड होते हैं। तो इसी प्रकार से जीनर डायोड है, तो उसमें हम P व N क्षेत्र दोनों अधिक डोपिंग करते हैं। तो यदि आप जीनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे तो आप उसको ये भी पाएंगे कि हाँ, जो जीनर डायोड होता है उसमें P और N क्षेत्र दोनों अधिक डोपिंग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा कि सिर्फ P क्षेत्र अधिक डोपिंग करता है। ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा कि सिर्फ N क्षेत्र अधिक डोपिंग करता है, P व N क्षेत्र दोनों कम डोपिंग करते हैं। तो ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे केवल सी को छोड़ करके। बाकी क्वेश्चन नंबर 170 देखिए कि 117 देखिए क्या है कि निम्न में से किस प्रकार संधारित्र में कलर कोड उसके मान को निर्दिष्ट करने हेतु प्रयोग नहीं होते हैं। तो देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार संधारित्र में कलर कोड उसके मान को निर्दिष्ट करने हेतु प्रयोग नहीं होते हैं। तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक संधारित्र होता है उसमें हम कलर कोड का यूज नहीं करते हैं निर्दिष्टिफाई करने के लिए, यानी कि स्पेसिफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक संधारित्र का यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी पेपर संधारित्र का यूज कलर कोड का करके कर सकते हैं, अभ्रक का भी कर सकते हैं, सिरे में का भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए 118 क्या है कि जर्मेनियम डायोड में कमरे के ताप पर अग्र धारा का मान 13 माइक्रोएम्पियर है, तो गतिज प्रतिरोध होगा। तो जर्मेनियम डायोड में कमरे के ताप पर अग्र धारा का मान 13 माइक्रोएम्पियर है, तो गतिज धारा हमारा क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको समझ लीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्या है कि 119 की तरफ देखिए क्या है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। देखिए क्या दिया है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, आउटपुट सिग्नल की आवृत्ति होगी। देखिए जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है उसकी आवृत्ति क्या है, 50 हर्ट्ज है। तो आउटपुट सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी, देखिए हमेशा क्या होता है कि जो आउटपुट होता है वो 2 गुना होता है। तो यहाँ पे अगर इसमें 50 में 2 का गुणा करा देंगे तो 100 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा कि आउटपुट सिग्नल की आवृत्ति क्या हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। बाकी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 120 क्या है कि 10 डिग्री यदि 10 डिग्री पर डायोड की संतृप्त धारा का मान 2 न्यू एम्पियर है, तो 30 डिग्री पर संतृप्त धारा का मान होगा।
तो देखिए 10 डिग्री पर हमारा 2 माइक्रो है। तो देखिए क्या होता है ये, अगर जैसे हमारा दिया पढ़े होंगे पहला चैप्टर, तो उसमें दिया गया था कि 10 पर क्या होता है, 2 डिग्री धारा होता है। तो अगर इसी प्रकार हम 30 पर निकालें तो देखिए अगर एक और 10 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी गुने के रूप में होता है। यदि हम इसी 10 में क्या करेंगे कि क्या करेंगे, 2 माइक्रो एम्पियर 10 डिग्री पर क्या है हमारा 2 माइक्रो एम्पियर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए कि 30 डिग्री के लिए क्या कर देंगे कि या इसका मतलब 3 घात 3 हो जाती है यहाँ पे। तो 2 की घात अगर 3 करेंगे यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि 8 न्यू एम्पियर हो जाएगा। और बाकी सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और बाकी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 121 क्या है कि एक ब्रिज रेक्टिफायर जिसके सेकेंडरी पीक वोल्टेज 100 वोल्ट है। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज होगी। तो एक ब्रिज रेक्टिफायर है जिसके सेकेंडरी पीक वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो डीसी आउटपुट वोल्टेज होगी। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज हमारी क्या हो जाएगी, 63.6 वोल्ट हो जाएगी। तो आप इसको समझ लीजिएगा। बाकी 122 देखिए क्या है यहाँ पे कि 122 देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि कोई निर्माता किसी जीनर डायोड की आउटपुट को 20 ± 10% स्पेसिफाई करता है तो इस डायोड की जीनर वोल्टेज का मान होगा। यदि कोई निर्माता है, मतलब जो मतलब निर्माण करता है जीनर डायोड की आउटपुट को वो 20 + 10% स्पेसिफाई करता है तो इस डायोड की जीनर वोल्टता का मान होगा। तो देखिए यदि 20 + 10% स्पेसिफाई करता है तो इसका जो वोल्टता हो जाएगा 18 वोल्ट था, 22 वोल्ट के मध्य होगा। और 22 वोल्ट होगा नहीं, 18 वोल्ट होगा नहीं, 20 वोल्ट भी नहीं होगा, तो 18 और 22 के क्या हो जाएगा, मध्य हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 123 क्वेश्चन क्या है कि गतिज प्रतिरोध होता है। तो गतिज प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है डेल्टा V/I होता है, यानी वोल्टता में परिवर्तन बटे धारा में परिवर्तन क्या हो जाता है, ये हमारा फार्मूला हो जाता है कि डेल्टा V/ΔI। जैसे हमारा फार्मूला होता है R बराबर V/I/R फार्मूला होता है धारा का। तो यही इसी फार्मूले से ये भी बनाया कि यहाँ पे देखिए गतिज प्रतिरोध की, यानी यहाँ पे R है तो R का मान अगर हमें याद करना है तो V/I कर देंगे। तो बस यहाँ पे फार्मूला से हमारा ओम का नियम जो होता है उसी से बना है कि डेल्टा V केवल मान लिया गया है और डेल्टा I मान लिया गया है कि मतलब धारा में वोल्टता में परिवर्तन और क्या धारा में परिवर्तन। तो यहाँ से इसलिए 123 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 124 देखिए क्या है कि उच्च अग्रबायस पर डायोड का वोल्टेज धारा समीकरण है। तो उच्च अग्रबायस पर जो डायोड होता है उसका वोल्टेज धारा समीकरण I0 e⁻⁴ होता है। तो आप इसको याद करिएगा क्योंकि ये फार्मूला है, तो इसको आप याद रखिएगा। जो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे जो क्या कहते हैं वोल्टेज धारा का समीकरण है I = I0 e⁻⁴ तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन भी तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो सही रूप है e⁻⁴ है, यहाँ पे n³ दिया गया है तो ये नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए e⁻⁴ भी है, यहाँ पे QT दिया है इसलिए भी नहीं होगा। और यहाँ पे e⁻⁴ दिया गया तो ये भी नहीं होगा। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा कि वोल्टेज धारा समीकरण होता है I = I0 e⁻⁴ और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। तो देखिए क्या है कि टनल डायोड में अशुद्धि के सांद्रता लगभग, जो हमारा टनल डायोड होता है जब इसको पढ़ेंगे आप थोड़ा सा तो उसमें जो अशुद्धि की सांद्रता होती है 1 पार्ट इन 10³ पार्ट होती है। तो इसको आप याद करिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 126 देखिए क्या है कि परिवर्ती कैपेसिटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो हमारा जो परिवर्ती कैपेसिटर होता है उसके रूप में हम वैरेक्टर डायोड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, वैरेक्टर डायोड का। और जीनर डायोड का यूज़ करेंगे नहीं, एलईडी का भी नहीं करेंगे, पावर डायोड का भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे परिवर्ती कैपेसिटर के रूप में हम वैरेक्टर डायोड का यूज़ करते हैं। और 127 देखिए क्या है कि मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन वाला डायोड कहलाता है। मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन वाला डायोड जो हमारा कहलाता है वो शॉटकी डायोड कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और एलईडी नहीं कहलाएगा, फोटो डायोड भी नहीं कहलाएगा, जीनर डायोड भी नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन वाला डायोड क्या होगा, शॉटकी डायोड होगा। और 128 देखिए क्या है कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो क्या है कि सामान्यतः 27 डिग्री सेल्सियस पर
KT/Q का मान होता है। तो सामान्य ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस जिसे हम मान लें, तो उस पर हमारा जो KT/Q है उसका जो मान होता है 26 माइक्रोवोल्ट लगभग होता है। तो ये क्वेश्चन सारे याद करने वाले हैं, इसलिए ये हुआ तो ये सब आप याद करिएगा। और बाकी इतने क्वेश्चन थ्योरी लायक थे, यानी समझाने लायक थे, थ्योरिकल थे, उसको हमने समझा ही दिया है। और आशा करते हैं जितने क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।